मानवर साहब एक बात कहा करते थे, दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन की बात करने वाले मौलाना हाफिज़ गुलाम सरवर साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे तमाम मुद्दों पर। गुलाम साहब, बहुत स्वागत आपका। शुक्रिया आपका। ये जो नारा है मानवर जी का, दलित मुस्लिम करो विचार, कब इम्प्लीमेंट होगा ये? देखिए, साहब ने जो मूवमेंट चलाया था तो वो तो क्लास 1 के अफसर थे, आपको पता है। जी जी। तो काफ़ी एजुकेटेड थे, क्लास 1 के अफसर थे। बामसेफ और DS4 के बाद जब धरती पर वो उतरे, पहले तो वो बामसेफ और DS4 में वो ज़्यादातर अफसरों और प्रशासनिक पदाधिकारियों के बीच काम करते थे, लेकिन जब वो आम लोगों के बीच आए तो उनका अंदाज़, आप वो तस्वीर उस ज़माने की देखेंगे। साइकिल से चलना, पैदल चलना, झोपड़ी में बैठ जाना, गरीबों के घर जो खाना बना है उसको खा लेना, चूड़ा मुढ़ी जो बिहार में हम लोग कहते हैं, पता नहीं पूर्वांचल में क्या कहते हैं, चना सत्तू, माने एक आम किसान, आम गरीब मजदूर, दिहाड़ी करने वाला जो खाता है वो खा लेना और उसी अंदाज में चलना। तो पहली बात तो ये है कि साहब का नाम लेना आसान है, जैसे बाबा साहब का नाम लेना आसान है, लेकिन उनके संघर्षों को सिर्फ कथावाचक की तरह कथा कर देना। साहब, बाबा साहब ऐसे थे, बाबा साहब ने ऐसे पढ़ाई की, वैसे लिखाई की, ये अपमान झेला, ये संघर्ष किया, ये कथा सुनाते हैं। हमारे यहाँ आप सुनते होंगे सुन्नी मुसलमान। तो सुन्नी मुसलमान के विषय में एक धारणा है, हालांकि सुन्नी का मतलब होता है सुन्नत पर चलने वाला, यानी नबी की तरह। मुसलमानों को जरा इसको डिफाइन कर रहा हूँ। लेकिन आम धारणा है कि सुन्नी मुसलमान उसको कहते हैं जो सुन के मुसलमान हुआ। तो आज की तारीख में जो अम्बेडकरवादी हैं वो सुन्नी अम्बेडकरवादी हैं, केवल सुन के अम्बेडकरवादी बन गए। नया जुमला आपने ईजाद किया। मैं नया जुमला ईजाद कर रहा हूँ। ये सुन के अम्बेडकरवादी हुए हैं, सुन्नी अम्बेडकरवादी। इनको अम्बेडकरवाद से कोई लेना देना नहीं है, न पढ़ना जानते हैं, न लिखना जानते हैं, न समझना चाहते हैं, चाहते भी नहीं है। बस एक बार नारा लग जाना चाहिए, जय भीम, हाँ जी हम भी हैं बाबा साहब के अनुयायी। बस साहब का नाम आपने लेकर जब शुरू किया तो मैं कह रहा हूँ, साहब के संघर्षों को देखें, उनके अंदाज को देखें, उनके तरीक़ों को देखें। पहले उन्होंने अपने समाज को सेट किया, पहले मुसलमान में नहीं गए, पहले अपनी जाति, फिर अपने समाज। और यही तरीक़ा है। उन्होंने कहा भी था कि जो जात का नेता नहीं होगा वो जमात का नेता नहीं हो सकता। ये भी उनके शब्द हैं। जात का नेता होना ज़रूरी है जमात का नेता बनने के लिए। घर अगर आपको स्वीकार करता है, परिवार स्वीकार करता है, समाज स्वीकार करेगा, तभी जब परिवार में आप स्वीकार्य होंगे। भाई ही विरोध में खड़ा हो जाए, बच्चा ही विरोध में खड़ा हो जाए, पत्नी ही विरोध में खड़ी हो जाए, तो समाज आपको क्या नेता मानेगा? तो जात का नेता होगा वही जमात का नेता होगा। तो जब साहब को ये लगा कि हमने अपनी बिरादरी, अपने समाज में लगभग संदेश पहुंचा दिया है, लेकिन पीड़ित यहाँ 2 वर्ग है। तो एक उदाहरण वो दिया करते थे, मट्ठे और दूध का, आपको याद होगा, वो कुटा पिटा वाला जो उदाहरण देते थे। तो उनको ये लगा कि पीड़ित वर्गों में भारत का मुसलमान भी है। तब उन्होंने नारा दिया कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। और ये नारा देने का उद्देश्य ये था कि दोनों का सोशल कॉम्बिनेशन ऐसा था कि अगर वाकई दोनों एक जगह खड़ा हो जाए तो शासन सत्ता उसके हाथ में आ जाए। डेफिनेट है, एकदम 110%। और ये मैंने प्रयोग किया गया है, एक्सपेरिमेंट हो चुका है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ हो। एक होता नहीं कि नहीं, ये तो एक आपकी धारणा है, सपना देख रहे हैं, नहीं। ये एक्सपेरिमेंट हुआ और प्रतिशत का आंकड़ा होता है, मत प्रतिशत का। आप जैसे उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और साहब ने वहीं शुरू भी किया था प्रयोग। उत्तर प्रदेश में दलितों की संख्या और अल्पसंख्यक मुसलमानों की संख्या, और अल्पसंख्यक मुसलमान के साथ आप जब जो खड़े करेंगे, जब उस जमात को खड़ी करेंगे तो उसमें सिख, ईसाई सब आ जाएंगे। तो ये दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन लगभग 38-39% वोट जो है जमा होता है। ये दोनों कॉम्बिनेशन ऐसा कि ये अकेले अपने ही बल पर सत्ता में आ जाएगा, इसमें अन्य की आवश्यकता नहीं। अन्य का गणित ये होता है कि जब हम टिकट देते हैं ना जिस व्यक्ति को, समाज को, भाई 400 से अधिक सीटें हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा की, 80 लोकसभा सीट है, तो ऐसा तो है नहीं कि दलित मुसलमान को ही सब पे लड़ा देंगे। तो जो और जातियों को देंगे, पिछड़ों को देंगे, ठाकुरों को देंगे, ब्राह्मणों को देंगे, अन्याय किसी के साथ नहीं। ये साहब के फार्मूले में नहीं था। तो वो भी तो अपनी जात का कुछ ना कुछ वोट लाएगा। तो 38-39 तो हम हैं
और अगर उसका प्रतिशत 4, 5, 6 आ गया, सरकार तो 33% में बन रही है। अभी तो ये मोदी जी 33% से कम में सरकार बना चुके हैं भारत में। तो ये कम्बिनेशन था। दुर्भाग्य है कि साहब के इस नारे के बाद जो माहौल बना, और उस माहौल के बनने के बाद दलित और मुसलमान जब बसपा की तरफ लपके और बसपा पूर्ण बहुमत की सरकार में आई 7 से 12, चमत्कारिक काम हुआ, ऐतिहासिक काम हुआ, बड़े स्मारक बने। आज जो ये दलित प्रेरणा स्थल देख रहे हैं आप, पहले बात समझिए, मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है ना। वो एक श्लोक पढ़ते हैं उन लोग कि जब नाश मन क्या है, मनुष्य पर आता है, पहले बुद्धि मर जाता, विवेक मर जाता, वो जो विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो दलित जो एक समूह है, केवल जाटव की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे समाज की बात कर रहा हूँ। इनके किस्मत में अभी जो है गुलामी और है आने वाले दिनों में, इसलिए इनकी सोच थोड़ी बदल गई। इनको ये सोचना चाहिए कि यहाँ अंग्रेज आया, उसने अपनी निशानी छोड़ी। आज भी इंडिया गेट तो है ही, आप देख रहे हैं। लुटियन जोन का पूरा ड्राइंग जो है वो अंग्रेज़ों का है। मुग़ल आया, उसने अपनी निशानी छोड़ी। ताजमहल देख लीजिए, लाल किला देख लीजिए। ऐबक आया, निशानी छोड़ी। तुगलक आया, निशानी छोड़ी। खिलजी आया, निशानी छोड़ी। जिसने भी शासन किया, मौर्य के निशानी है, गुप्त के निशानी है। कुछ निशानियों को छोड़कर कुछ को मिटाया इन लोगों ने, और अभी भी मिटाने की बात चली रही है, आप तो देख ही रहे हो। लेकिन क्या भारत के इतिहास में, पिछले कई हजार सालों के इतिहास में, 150 की बात नहीं कर रहा हूं, कई हजार सालों के इतिहास में, आज जो लखनऊ और नोएडा में दलित प्रेरणा स्थल है, क्या वैसा स्मारक कहीं भारत में नजर आ रहा है क्या? जिसको देखकर अगर दलित का सीना गर्व से ऊंचा नहीं हुआ तो लानत है वैसे दलित पर। लानत है। आपके सारे महापुरुषों के पत्थर के वो मैंने स्टेचू और वो पार्क, वो मतलब एक अलग दृश्य, घुसते लगता आदमी ताजमहल भूलने लगता। आप जाइए तो दलित प्रेरणा स्थल को घूमिए तो सही से। कितने पैसे लगे और पैसे में बदनामी कितनी हुई बहन जी की, वो सब तो आपने देखा ही। पत्थर वाली बुआ, फला, ये सब टर्म्स लोग यूज कर रहे थे। ये सत्ता की ताकत थी कि आपके महापुरुषों का जहां दिन दहाड़े अपमान होता था, वहीं बहन मायावती ने आपके महापुरुष को लाकर स्थापित कर दिया उनके सर पर। खबरदार, अब तू इसी को देखेगा, यहीं घूमने आएगा, यही तेरा पिकनिक स्थल होगा। और आज लखनऊ में वो धरना स्थल जहां धरना देते हैं, उसका नामाकरण से लेकर उसका डिज़ाइन तक वो बहन जी का बनाया हुआ। पता है कि नहीं, लखनऊ में जो धरना स्थल है बड़ा वाला, क्या नाम है उसका, जहां रैलियां होती हैं। तो ये सत्ता की ताकत थी। कुछ महापुरुषों के नाम से महानगरों के नाम पड़े। आज योगी जी नाम बदल रहे हैं ना, नाम बदल गए 12 में ही। नहीं, बहन जी ने नाम बदला ना, महापुरुषों के नाम से। गौतम बुद्ध नगर नहीं था ना, साहू जी महाराज नगर, अंबेडकर नगर, क्या कहते हैं, कांशीराम जी के नाम से योजनाएं, यूनिवर्सिटी। कहाँ मिलता आपको? मिला क्या उसके बाद? अगर मिला तो बताइए आप। बहन जी के सत्ता से जाने के बाद आपके महापुरुषों के नाम पर कोई एक स्कूल भी खुला हो तो उसका नाम बता दीजिए आप। एक अस्पताल भी खुला। इतना करने के बाद ग्राफ क्यों गिर रहा है? हाँ, देखिए यही। अब आप आए दलित मुसलमान करो विचार वाले लाइन पर। ग्राफ ये गुजरा कि अकेले अपने बल पर ना तो मुसलमान कुछ कर सकता है, और अकेले अपने बल पर ना तो दलित कुछ कर सकता है। बहन जी ज्यों भारतीय जनता पार्टी के साथ करीब गई और गठबंधन हुआ, धीरे धीरे मुसलमानों को संदेश दिया गया कि बहन जी तो आरएसएस से हाथ मिला लिए। आरएसएस तो हमारा दुश्मन है, वो तो है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। वो तो दलितों का दुश्मन है, अल्पसंख्यकों का दुश्मन है, ये सारी दुनिया जानती है। तो मुसलमान पहले छिटक गया। 12 के चुनाव में आपने देखा, 12 से 17 जो नहीं, पहले तो बीजेपी के साथ गई, फिर जीती ना वो, मतलब जीत 3 में साथ थे। हाँ, वो तो साहब काशीराम के ज़माने में ही चली गई थी। वो बात उजागर किया गया, ठीक है। और पहले मुस्लिम वर्ग को भरमाया गया। अब मुस्लिम वर्ग इस भरम में आए और वो सपा की तरफ जंप कर गए। तो आपने देखा 7 से 12, जिस तरह 7 का परिणाम था बसपा के पक्ष में, 12 का परिणाम उसी तरह से सपा के पक्ष में आ गया। जबकि सपा के साथ मूल वोट सिर्फ यादव थे,
पूरे पिछड़ों का नेतृत्व। पीडीए आ गया उनके पास। अब पीडीए वगैरह जो भी है, बहरहाल अब बहुत बदलाव उनके अंदर भी है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। अब उनके शब्दों में बाबा साहब और दुनिया जहान वो सब चल रहा, लेकिन उस समय MY जो था उसमें पिछड़े वर्ग का भी नेतृत्व सपा नहीं कर रही थी। सच्चाई यही है, केवल यादवों का वो खास था। तो यादवों की संख्या मिलाकर भी मुस्लिम यादव निर्णायक नहीं बनते हैं, लेकिन दलित मुस्लिम निर्णायक बनते हैं। और एक एडिशनल बात बताऊँ आपके दर्शकों के लिए कि जाटव और मुस्लिम ही उत्तर प्रदेश में निर्णायक बन जाते हैं। जाटव ही मुस्लिम, जाटव और मुस्लिम ही, दलित तो पूरा मिल गए तब तो महानिर्णायक है, लेकिन केवल जाटव यादव के 2.5 गुने हैं उत्तर प्रदेश में। तो केवल जाटव और मुस्लिम भी अगर मिल जाते हैं तो भी हम सत्ता को अपने हाथ में ले लेते हैं, चाहे कुछ गठबंधन करने पर जाए। लेकिन कई पार्टियां भी तो बन रही हैं, चंद्रशेखर भी आ गए। वहीं तो मैं आ रहा हूँ। तो पहले तो ये बारे में जंप करके वहां गए सपा में। 13 में जो घटना घटी मुजफ्फरनगर में दुनिया ने देखी। फिर सपा का ग्राफ खत्म हुआ 17 के चुनाव में, और नतीजा फिर आपके सामने है। अब बसपा को जिस आक्रामकता के साथ विपक्ष की भूमिका सड़कों पर, पॉलिटिक्स का ना एक मतलब सिनेरियो है, अब लोग सड़क को ही पॉलिटिक्स का अड्डा समझते हैं। साहब ने इससे मना किया था लोगों को, ये बात सच है, मुझे भी पता है, मैं बसपा के सारी नीतियों को जानता हूँ। उनकी अपनी एक अलग पॉलिसी होती है कि भाई हमारे समाज थोड़ा सा उतना परिपक्व नहीं है या स्ट्रांग नहीं है, और हम इसको जेल और मुकदमे में नहीं उलझाना चाहते हैं। बार बार सड़क पर जाएगा, मसले होंगे, मुकदमे होंगे, लाठियाँ चलेंगी, इससे अच्छा है कि हम पॉलिसी थोड़ा सा चेंज है। लेकिन अब आप जिस जगह खड़े हैं राजनीति के जिस अखाड़े में, आपको किसी भी कीमत पर सड़क पर आना पड़ेगा। 2 अप्रैल 2018 था ना? जी। हाँ 18 ही था, मैं तो 3 अप्रैल को मेरा सुप्रीम कोर्ट का घेराव था। 2 अप्रैल को ये बात साबित हो गया कि बगैर सड़क पर उतरे आप अपनी ताकत का लोहा नहीं मनवा सकते। तो अब बसपा को कम से कम सड़क की पॉलिटिक्स करनी चाहिए थी। बहन जी ने उसी पुराने ढर्रे को बरकरार रखा, सड़क की राजनीति नहीं की। सो चंद्रशेखर रावल ने हाईजैक कर लिया, चूंकि वो बिल्कुल सड़क पे ही आ गए। सड़क पे सोना, सड़क पे बैठना, सड़क पे लेट जाना, सड़क पे लड़ जाना, मुकदमा कर लेना, ये सारी लाठियाँ चला जाना। पार्टी का नाम तो कांशीराम फिर भी है। और वो मैं नहीं कह रहा हूँ, कांशीराम साहब के उसूलों को तो सुन्नी अम्बेडकरवादी सब लोग हैं, उसूल सिद्धांत इनको नहीं पता चलता है। उसूल तो बहुत लंबा है। कांशीराम साहब साइकिल चलते थे, चंद्रशेखर जी गाड़ियों का एक काफिला चलता भाई, वो भी सारे लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं। पता नहीं कहाँ से इतनी गाड़ियाँ आई हैं, 100 200 गाड़ियों का मैंने काफिला देख रखा है। समाज दे रहा होगा। अब समाज दे रहा, जो भी दे रहा, बड़े एक अलग विषय है। इसे समझदार लोग सब समझते हैं और आंख वाले सब देख भी लेते हैं। लेकिन कांशीराम साहब ज़मीनी नेता थे और समाज का दर्द था उनके अंदर। कांशीराम ने अपना संकल्प पूरा किया, जो संकल्प लेकर वो नौकरी छोड़कर आए थे, उस संकल्प को पूरा किया। ये अलग बात है कि समाज ने कांशीराम साहब के विषय में जो सोचा था, समाज को वो चीज़ पूरा नहीं मिल पाया। समाज को ये लग रहा था कि साहब जो है प्रधानमंत्री तक की यात्रा आप बहुजन मूवमेंट की लगातार बात करते हैं, एक सवाल बार बार आता है कि भाई बहन जी के दिल में, मन में क्या चल रहा है? कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जान पाता। जब उनके खास नहीं जान पाते, समझ नहीं पाते, ये एक कठिनाई है। बहन जी नो डाउट के एक बड़ी लीडर हैं। इफ्तार पार्टी में भी नहीं जाती हैं? नहीं, इफ्तार पार्टी में नहीं, एक सिद्धांत अलग चीज़ है, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इफ्तार पार्टी में न जाइए, किसी धार्मिक उत्सव में न जाइए, किसी माने पूजा पाठ में न जाइए, ये तो एक अच्छी बात है डेमोक्रेसी में। इसका तो हम समर्थक है। इफ्तार पार्टी तो ड्रामा, पॉलिटिकल ड्रामा है, इसको मैं सीरियसली नहीं लेता हूँ। इफ्तार पार्टी एक पॉलिटिकल ड्रामा है, खाओ पकाओ, घूमो मिलो, फोटो खिंचाओ, चले जाओ, ठीक है। उसका रमज़ान से कोई धार्मिक संबंध नहीं है। लेकिन मसला इफ्तार पार्टी का नहीं है, मसला धार्मिक आयोजनों का नहीं है, मसला है कि सड़क की पॉलिटिक्स से बिल्कुल गायब हो जाना, यानी आउट ऑफ सीन। आप ट्विटर पर कुछ लिखते हैं, भारत में कितने लोग ट्विटर को देखते हैं? एक्स पर कौन जाता? सच पूछिए तो मुझे लोग सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं। आप सड़क पर देखते ही हज़ारों धरने प्रदर्शन आपने देखे, इंडोर आउटडोर सब देखे। मैं एक्स को एक्स में खोलता हूँ, यानी ABCDEFGHIJKLM लास्ट में, यानी महीना 15 दिन में कभी खोल के देखता हूँ कि एक्स पे क्या चल रहा। बहुत कम, ज़्यादातर फेसबुक थोड़ा बहुत,
कभी व्हाट्सएप कुछ देख ले, कुछ लोगों की शिकायतें। लेकिन आप ये भी तो देखिए, पहले एक्स पे भी नहीं लिखती थी। नहीं, अब एक्स पे लिखती हैं और बहुत बेहतरीन सदी सदाई बात लिखती हैं, चाहे वो औरंगजेब का इशू हो, जितने इशूज अभी हुए हैं, मैं इतना तो कंसस में रहता हूँ, लिख रही हैं। और एक लीडर को जो बयान देना चाहिए वो एक्स के जरिए दे रही है। लेकिन पॉलिटिकल जो आपका गिरोह है, मैंने जिला इकाई, राज्य इकाई, खंड इकाई, ब्लॉक इकाई, उसको जमीन पर सक्रियता दिखानी पड़ेगी। जैसे घटना रामपुर में अगर घटती है, मान लीजिए बहन जी लखनऊ में एक्स पे कुछ लिख देती हैं, पैचअप नहीं होगा। रामपुर की जिला इकाई को वहां आकर खड़ा होकर बताना पड़ेगा क्या हुआ, कैसे हुआ, इसका हल कैसे होगा, करके रहेंगे, लड़के रहेंगे। यही अभी हाल ही में हुआ था, उनके विश्वनाथ पाल जो अध्यक्ष हैं वो गए थे। मैं यही कह रहा हूं, जब तक ये लाइन नहीं आप पकड़ेंगे तो तब तक आप अपने समाज को अपनी तरफ खींच नहीं पाएंगे। ये बिखरा हुआ है और नए नए अभी और आएंगे सौदागर। चंद्रशेखर साहब अकेले नहीं आए, पार्टियां और कई हैं सक्रिय, और सब चाहती हैं, सबका निशाना तो बहन जी पे ही होता है। उन्होंने लूट लिया, अभी तो उदित राज ने भी किया था, मोमेंट खत्म कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन मुझे पता है कि बसपा का जो मैनिफेस्टो है वो समाज के हित में। तो बसपा के मैनिफेस्टो में जितनी बातें हैं उसमें एडिशनल एक बात आनी चाहिए कि हमें सड़क को सूना नहीं रखना है। अच्छा। यदि सड़क सूनी रहेगी नीले झंडे से, सड़क सूनी रहेगी हाथी के निशान से, सड़क सूनी रहेगी अगर बसपा के कार्यकर्ताओं से, तो ईवीएम सूना हो जाएगा। आज बताते हैं, अगर ईवीएम में आप चाहते हो कि हाथी का बटन दबे तो सड़क पर हाथी वाले नजर आने चाहिए। अच्छा, ये याद रखिए आप। अब जो पॉलिटिक्स बदलता है और समय के साथ आपको बदल, नोकिया का उदाहरण दिया जाता है, बड़ा स्ट्रांग मोबाइल हुआ करता था, सारे फीचर्स उसके अंदर थे। लेकिन जब सैमसंग ने एक लॉन्च किया, क्या कहते हैं, स्मार्टफोन, और उसमें कैमरा भी था, उसमें वीडियो और सारी माने फैसिलिटी, तो नोकिया वाले को इंजीनियर ने कहा कि सर सैमसंग ने एक स्मार्टफोन लॉन्च किया है और उसमें कैमरा भी है। बोला यार पागल हो, कैमरा तो अलग है ही दुनिया के अंदर। अच्छा। फोन तो हमारा है का तगड़ा। अच्छा। कैमरा, फोन से कैमरे का क्या लेना देना। अच्छा। कैमरा तो फोटो के लिए अलग है ही। लेकिन नतीजा क्या हुआ, कैमरा पीछे चला गया और आज 2-in-1 नहीं 3-in-1 4-in-1 मल्टी। तो इससे बसपा का कनेक्शन क्या है? मैं कनका बसपा नोकिया बन के रह गई। जो चुनौतियां हैं, जो बदलाव है, जो थॉट प्रोसेस है न्यू, युवाओं की जो सोच है और देश के हालात, जैसे किसान सड़क पर आया, एक बात समझिए, और जो जिस अंदाज में 13 महीने का 700 की शहादत, अब बात समझिए, बसपा की कोई भूमिका नहीं। आप 1-2 एक्स पर बयान दे रहे हैं और उसका राजनीतिकरण होना है। कोई आंदोलन ऐसा नहीं है जिसके पीछे राजनेता ना होते हो, पर्दे के पीछे। आप नहीं थे, सीए एनआरसी के पीछे आप नहीं थे, आपके लोग आते थे, धरने में आते थे, मगर वो बसपा की हैसियत से नहीं आते थे, इंडिविजुअल आते थे, संगठनों के नाम पे आ जाते थे, फला के नाम पे। अभी जो आप पॉलिटिक्स देख रहे हो, यूपी की चुनाव भी आने वाला, 1.5 साल बचा हुआ है, तमाम पार्टियां उग रही हैं, ये चंद्रशेखर का क्या रोल होगा? क्या वो कभी बहन जी के साथ आएंगे? क्योंकि लगातार इस तरह के वादे तो कर ही रहे हैं वो। देखिए, चंद्रशेखर जी का तो हमें बहुत ज़्यादा भरोसेमंद शब्द नहीं लगता है। चंद्रशेखर जी में हमें नहीं लगता कि उतनी परिपक्वता है। ठीक है हालात के तहत, लेकिन एक बात मैं कहूँगा, लगातार कह रहा हूँ, यदि बहन जी रिवाइव करना चाहते हैं, बहन जी फिर से बसपा को लाना चाहते हैं, 2 बातें करनी होंगी। एक सड़क की पॉलिटिक्स, दूसरे गठबंधन की राजनीति। आप नेचुरल अलायंस को ढूंढिए, तलाशिए। आपके हिसाब से नेचुरल अलायंस कौन लग रहा है अभी? बहुत सारी पार्टियां हैं, आपको एक विंग बनाना पड़ेगा। जो कांग्रेस का कुछ ट्यूनिंग दिख रहा है अभी आपको? नहीं, मैं क्या कर रहा हूं, आपको एक विंग बनाना पड़ेगा नेगोशिएशन के लिए। अच्छा, महागठबंधन टाइप का? नहीं, आपकी पार्टी में एक विंग हो, अच्छा, एक्सपर्ट लोगों का जो नेगोशिएट कर सके। नेगोशिएशन के लिए उसको भेजा जाए। ठीक है कि भाई आप बहन जी के पास आइए, या बहन जी आपसे मिलना चाहती हो, लेवल से तो मिल ही सकती है ना, या लेवल वाले तो आ ही सकते हैं ना। एक टीम जैसे विंग होता है ना, तमाम पार्टियों में माइनॉरिटी विंग, किसान विंग, फला विंग होता है। आप बसपा में एक विंग बनाइए जो नेगोशिएशन के लिए फिक्स हो, और वो देखे
कि हमारा नेचुरल अलायंस कौन है और उसका जमीन पर कुछ है कि नहीं है तो कितना है। चलिए, अभी आप क्या देखते हो? अभी अगर मैं हालात देखूं तो अभी आप क्या देखते हो? मेरे को लगता है बसपा कहाँ जा रही है अभी? समाज का माइंड आज भी असपा की तरफ नहीं है, बसपा की तरफ है। समाज के प्रबुद्ध लोगों से मेरी भी बात होती है। मैं तो दलित मुस्लिम यूनिटी पे कंटिन्यू काम कर रहा हूँ, तो जब हमारे सेमिनार, संगोष्ठियाँ या वैचारिक बैठक वगैरह होते हैं तो ये बातें आती हैं खुलकर। समाज का प्रबुद्ध नागरिक बसपा को चाहता है, लेकिन वो भी आखिरी में बैक गियर तब लगाता है जब देखता है कि बसपा का कुछ समझ में नहीं आ रहा यार क्या होगा, तो वो बैक गियर लगाने लगता है। बसपा को अपने तमाम कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को मैदान में उतार देना पड़ेगा। संगठनात्मक ढांचा मजबूत कीजिए और एक विंग जो है वो लग जाइए, ज़रा सा देखिए क्या होना चाहिए। इश्यूज कलेक्ट करने वाले अलग विंग हों कि रियल इश्यूज क्या हैं। कॉमनल नो, औरंगजेब को कब्र से उखाड़ो या फिर वापस कब्र में डालो, ये बसपा का मुद्दा नहीं है। बात समझिए, औरंगजेब को 5 बार निकालो कब्र से, 20 बार निकालो, जब आपको सूट करे तब निकाल लो। लेकिन बसपा का इशू है रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सम्मान, स्वाभिमान, समानता और एट्रोसिटीज फ्री सोशल माहौल, जो माने अत्याचार मुक्त समाज, जी। कोई किसी पर हावी ना हो। ये तो अभी आप उम्मीद तो कर रहे हो ना बसपा कुछ करेगी आगे? लग तो रहा है कुछ, जैसे उन्होंने अभी आकाश आनंद को फिर वापस हटाया तो लगा एक क्षमता है, अभी फैसला लेने की क्षमता, इसका मतलब है। फिर उन्होंने गौतम जी को सौंपा तो मुझे लगा कि बहन जी कुछ तो सोच रही है भाई, हटाना रखना। एक बार भतीजा के बारे में हल्ला कर दिया कि उत्तराधिकारी बना दी, यहाँ तो निकाल के फेंक भी सकते हैं, ये क्षमता तो दिखाया ना। तो इसका मतलब है अभी दम है। हाँ, लेकिन इस दम को जमीन तक पहुंचाना है कि टाइगर अभी जिंदा है। वो बात जमीन में जाए कि भाई बहन जी एन केन प्रकारेण जो सोशल इंजीनियरिंग वाला फार्मूला दिया था साथ में, वो अभी हमारे पास है। फार्मूला लेके ब्रजेश पाठक भागा नहीं है, फार्मूला लेकर कोई दूसरा भागा नहीं, फार्मूला आज भी मेरे ही पास है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। चलिए, ये अगर हो गया तो बसपा उत्तर प्रदेश में पुनः न केवल जीवित होगी बल्कि उसकी एक बड़ी भूमिका, और उत्तर प्रदेश के माइनॉरिटी के लिए और बिहार के माइनॉरिटी के लिए ये ज़रूरी है कि 1 to 1 की पॉलिटिक्स नहीं हो, यानी भाजपा वर्सेस सपा अगर होता है तो इसका खामियाजा मुसलमानों को भुगतना पड़ता है। ट्रायंगल होना चाहिए, ट्रायंगल में बैलेंस, पॉलिटिकल बैलेंस होता है, और पॉलिटिकल बैलेंस में माइनॉरिटी का हित जो है वो सुरक्षित हो जाता है। साहब एक बार और कहते थे, कमज़ोर लोगों के लिए कमज़ोर सरकार, अच्छा, और मजबूत लोगों के लिए मजबूत सरकार। मजबूत सरकार अडानी अंबानी, एयरपोर्ट ले जा, रेलवे स्टेशन ले जा, ये ले जा। कमज़ोर सरकार मतलब गठबंधन की सरकार, भय में चलने वाली सरकार, कई दलों की सरकार में हर व्यक्ति अपने मतदाताओं के हित की रक्षा के लिए संघर्ष करता। 5 साल तक वो संघर्ष होता है और मतदाताओं का हित सुरक्षित हो जाता है। इसलिए कमज़ोर लोगों के लिए कमज़ोर सरकार, मजबूत लोगों के लिए मजबूत सरकार, इस पर बसपा काम करेगी। मुझे लगता है बसपा पिछले चुनाव 2027 में उस भूमिका में आ जाएगी कि बगैर बसपा के कोई सरकार न बने। बस। चलिए, बहुत बड़ी बात कह दी गुलाम सरवर साहब ने। बसपा की बहुत बड़ी भूमिका 2027 में रहने वाली है। ये बातचीत आपको कैसी लगी? आप लोग भी अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।